Good morning, all of you. Today we have a different topic. You have already studied about parts of a speech like noun, pronoun, verb, adverb, etc., etc., isn't it? But this is not parts of a speech. This is figure of a speech. And let me tell you one thing. This is one of the most interesting part in your English syllabus. One of the most interesting part. If you will study peacefully. Why should we study figure of speech? हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए? तो दो रीजन है. फर्स्ट, इंग्लिश लिटरेचर, एंड सेकंड इज बोर्ड एग्जाम. इंग्लिश लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच का यूज बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में जिस लेवल इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन एग्जाम में दो पार्ट से आएगा. आपके इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ जरूरी बातें आप सबको बता दी जाए. देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जब आप एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन आएगा एक तो डायरेक्ट और एक आता है इनडायरेक्ट. दोनों में फर्क क्या है कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसमें आपसे सीधा ये पूछ देगा कि व्हाट इज, जैसे एग्जांपल, व्हाट इज मेटाफर, व्हाट इज सिमिली या राइम स्कीम या समथिंग एल्स. सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मेटाफर क्या है, आप उसका डेफिनेशन दीजिए और उसका दो तीन एग्जाम्पल. या फिर आपसे पूछ दे सिमिली, राइम स्कीम, अलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, बहुत सारे हैं. तो सीधा आपसे कोई एक पूछ देगा और आपको उसका डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देने के लिए कहेगा. ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट वाली बात. अब सेकंड बात है इनडायरेक्ट में कैसे पूछेगा क्वेश्चन. जब क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछता है ना तो आपसे दो चीज करेगा. या तो किसी हिस्टोरिकल का स्टेटमेंट या फिर कहीं से पोएम उठाकर आपको दे देगा. जैसे एग्जांपल में आप देखिए, सनराइज इन स्काईज. अब आपसे पूछेगा ये कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है. ठीक है, फर्स्ट में क्या पूछा था, फिगर ऑफ स्पीच दे दिया आपको और बोला कि इसका डेफिनेशन क्या है, विद एग्जांपल आपको बताना था. ये फर्स्ट में पूछा, डायरेक्ट में इस तरह से क्वेश्चन आएगा. इनडायरेक्ट में क्या होता है ना कि आपको नाम नहीं बताएगा, ये कोई स्टेटमेंट दे दिया और आपसे ये पूछेगा कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज कौन सा हुआ. तो आप अगर आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे. इसमें यूज हुआ है राइम स्कीम. वो हम आगे पढ़ेंगे राइम स्कीम है क्या एक्चुअली. ठीक है, तो ओवरव्यू समझ में आ गई यहाँ तक की बात. अब आते हैं इसके आगे. देखिए, फिगर ऑफ स्पीच का यूज हम लोग कहाँ करते हैं. ठीक है, तो आप इसको समझने से पहले एक एग्जांपल आप मेरा ये समझिए. जैसे हमने आपसे कहा यू आर ब्यूटीफुल. हमने आपसे कहा यू आर ब्यूटीफुल. हमने आपसे कहा यू आर ब्यूटीफुल और इसी बात को थोड़ा सा हमने टर्न करके ये कहा फर्स्ट में ये कहा यू आर ब्यूटीफुल और सेकंड में ये कहा यू आर शाइनिंग लाइक ए स्टार. अब आप बताइए, यू आर ब्यूटीफुल, आप सुंदर हैं. ठीक है, अच्छा लगा सुनकर. और ये आप सितारों के जैसे चमक रहे हैं, तो सुनकर अच्छा कौन सा लगा. डेफिनेटली ये पॉइंट नंबर 2, ये सुनकर अच्छा इसलिए लगा ना क्योंकि हमने इसके मीनिंग को हमने क्या कर हम कहना क्या चाह रहे थे कि आप खूबसूरत हैं. लेकिन इसी चीज को हम डायरेक्टली तो कह सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा. इसको हमने कुछ थोड़ा टर्मिनेट करके कहा. हमने कहा आप सितारों के जैसे चमक रहे हैं. कहना वही है कि आप सुंदर हैं, लेकिन हमने इस बात को घुमा कर कहा, डायरेक्ट नहीं कहा. ठीक है, तो जब घुमा कर कहा तो आपको ये बात इससे ज्यादा अच्छी लगी सुनने में. अच्छी लगी ना सुनने में. तो हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का यूज ही इसलिए करते हैं. क्यों? क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच को यूज करने पे जिसको ये सेंटेंस कहा जाएगा ना उस पे वो बात का असर थोड़ा दमदार होगा, वो ज्यादा उस पर इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी सेंटेंस को या फिर कहीं भी लिटरेचर को सजाने के लिए. आपने सब्जी घर जो बनाते होंगे कुछ मसाला डालते हो ताकि वो खाना टेस्टी लगे. मीनिंग इसमें भी नहीं कर रहा है कि आप सुंदर हैं, मीनिंग इसमें भी है कि आप सुंदर हैं, लेकिन इसका मीनिंग को हमने यहाँ एम्फसाइज किया. एम्फसाइज में उसको थोड़ा सा बूस्ट कर दिए ताकि सुनने वालों को ज़्यादा अच्छा लगे.
ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। क्यों? पहला उसकी मीनिंग को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, और ऑटोमेटिकली है कि जब उसका मीनिंग को बूस्ट हो जाएगा ना तो सुनने वाला पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच, तो आपको लिखना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच is used to decorate the sentence such that the effect on the listener is more। हमने क्या लिखा? फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू डेकोरेट द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए, उसको सजाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, ठीक है। सच दैट द इफेक्ट ऑन लिसनर इज मोर, इससे क्या होता है जब हम सेंटेंस को सजाते हैं ना तो इसका इफेक्ट जिसको हम अपनी बात कह रहे हैं ना उस पर ज्यादा होता है, ठीक है। उसके लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इंग्लिश बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। ये ब्यूटी आया कहाँ से? लिटरेचर में। तो ये ब्यूटी आया फिगर ऑफ स्पीच से लिटरेचर में, ठीक है। चलिए हम लोग अब वन बाय वन करके फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास सबसे फर्स्ट है सिंगली। अब ये सिंगली क्या है? सिंगली का ही एक छोटा भाई है मेटाफर। ये हमने आपके सामने दो फिगर ऑफ स्पीच लिखे, फर्स्ट इज सिमिली, सेकंड इज मेटाफर। अब ये दोनों ना आपस में ये खुद का भाई ही है, दोनों जरा सा का डिफरेंस है। सिमिली पहले क्या है ये समझिए। सिमिली का यूज करते हैं किसी चीज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, by using like और as। हमने यहाँ क्या लिखा? सिमिली इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज। मतलब ये कि जब किसी भी दो डिफरेंट थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं ना यूज करके, किसको? लाइक और एज, इस दोनों को यूज करके जब किसी दो डिफरेंट थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिमिली। समझ में नहीं आया? आप एग्जांपल देखिए। वन मोर थिंग, जैसे ये डेफिनेशन लिखा जा रहा है, आप लोग वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन को नोट बना के लिखते जाइए, क्योंकि जब फ्यूचर में आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो वहाँ पर ये डायरेक्ट आपको एक बार में ओवरव्यू में चला आएगा, ठीक है ना। उसमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इसको नोट्स बना के आप अपडेट रहते रहिए। एग्जाम्पल, ही इज eating like a cow। हमने यहाँ क्या लिखा? He is eating like a cow। हमारे हमने यहाँ दो चीज को कंपेयर किया। फर्स्ट क्या? ही, और सेकंड किसको? काउ को। हमने ही को कंपेयर किया काउ से, क्योंकि क्यों कंपेयर किया? क्योंकि ही इज ईटिंग लाइक ए काउ, मतलब वो जो ही है ना, ये पर्सन, ये गाय की तरह खाना खा रहा है, गाय की तरह खाना खा रहा है। तो हमने दोनों को कंपेयर किया ना, लेकिन कंपेयर करने के लिए हमने यूज किया लाइक वर्ड को। इस दोनों वर्ड को कंपेयर करने के लिए हमने लाइक वर्ड यूज किया, और हमने अभी ऊपर ये बताया कि जब हम दो किसी चीज को कंपेयर करते हैं लाइक और एज को यूज करके तो उसको क्या कहते हैं? सिमिली। तो ये किस में आ गया? सिमिली में आ गया। आप एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे देखिए, he was fighting like a lion।
हमने क्या लिखा, ही वॉज फाइटिंग लाइक ए लायन, वह शेर की तरह लड़ रहा था। तो हमने वह, ये एक पर्सन है और ये कोई सेकंड ऑब्जेक्ट लायन है, तो हमने दोनों को कंपेयर किया कि वो शेर की तरह लड़ रहा था। कंपेयर करने के लिए हमने किस वर्ड का यूज किया, लाइक। ठीक है, अब लाइक यूज किया तो ये सिमिली में आ गया। क्यों? क्योंकि हम सिमिली को ही कहते हैं कि लाइक और एज के रूप में कंपेयर करना। ठीक है ना। तो ओवरव्यू हमने भी क्या समझा कि जब किसी दो डिफरेंट चीज को हम लाइक और एज को यूज करके कंपेयर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिमिली। ठीक है ना। सिमिली का ही भाई है मेटाफर। ठीक है, मेटाफर में इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, यहाँ भी हम लोग कंपेयर ही करते हैं, लेकिन इसमें लाइक और एज को यूज करके कंपेयर करते थे, लेकिन यहाँ लाइक और एज को यूज नहीं होता। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, अब इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, हमने वहाँ क्या लिखा कि सिमिली इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज, माने लाइक और एज को यूज करके हम किसी दो चीज को कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। लेकिन मेटाफर में क्या होता है कि हम लाइक और एज को यूज नहीं करते, बिना लाइक और एज के ही कंपेयर कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये लिखेंगे, मेटाफर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली। हमने क्या लिखा, मेटाफर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली, माने ये सिमिली का कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म मींस, समझिए, ये आपसे फिर से आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप इसको वीडियो पॉज करके फिर से आप ये सभी डिफिनेशन को नोट कर दीजिए। ठीक है ना। अब ये हम मिटाने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं मेटाफर और सिमिली पे। ठीक है, ताकि आप सभी को जो भी डाउट्स है, जो क्लियर हो रहा है डाउट्स माइंड में, वो दूर हो जाए। देखिए, इस दोनों चीज में याद रखने वाली बात दो ही है। फर्स्ट, इसमें लाइक और एज इसका यूज होगा, और इसमें लाइक और एज का यूज नहीं होगा। बस कंपेयर दोनों में होगा, लेकिन इसमें लाइक और एज का यूज होगा, लेकिन यहाँ मेटाफर में लाइक और एज का यूज नहीं होता। ठीक है, ये बिना यूज किए हुए ही कंपेयर करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे लिखे हमने ये, चलिए वापस उसी सेंटेंस पे आते हैं। यू आर ब्यूटीफुल, मतलब आप खूबसूरत हैं। सेकंड, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यू आर शाइनिंग लाइक ए स्टार। हमने यहाँ क्या लिखा, यू आर शाइनिंग लाइक ए स्टार, मीन्स आप स्टार की तरह शाइन कर रही हैं, ग्लो कर रही हैं। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्म मीन्स ये हुआ ना, जैसे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, यू आर ए शाइनिंग स्टार। अब आप एक काम कीजिए, इस तीनों सेंटेंस को गौर से देखिए। यहाँ क्या लिखा, यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, सेकंड में क्या लिखा, यू आर शाइनिंग लाइक ए स्टार, माने हमने यू को कंपेयर किया स्टार से कि आप स्टार की तरह शाइन कर रही हैं, ग्लो कर रही हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप स्टार ही हैं। ठीक है, हमने ये कहा कि आप स्टार की तरह हैं, आप स्टार की तरह ग्लो कर रहे हैं। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमने लाइक वर्ड यूज किया। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया, किस सेक्शन में, सिमिली में, क्योंकि यहाँ लाइक वर्ड है। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट नीचे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे, यू आर ए शाइनिंग स्टार, हमने यहाँ लाइक और एज का यूज किया ही नहीं, हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया कि आप शाइनिंग स्टार ही हैं। तो यहाँ हमने बिना लाइक और एज को यूज करके हमने दो डिफरेंट चीज को कंपेयर कर दिया। कंपेयर ही नहीं किया, सीधा उसको शाइनिंग स्टार ही बना दिया। जैसे हमने आपसे कहा आप ऋतिक रोशन की तरह दिखते हैं, तो ऋतिक रोशन की तरह दिखते हैं, तो उसके लिए यू आर लुकिंग लाइक ऋतिक रोशन, यू लुक लाइक ऋतिक रोशन, आपसे ये कहा जाएगा ना। उसमें लाइक का यूज हुआ, यू लुक लाइक ऋतिक रोशन, लाइक वर्ड का यूज आया। लेकिन हम अगर आपको ये डायरेक्ट कहते हैं कि यू आर ऋतिक रोशन, तो क्या हमने आपसे कंपेयर किया उसमें? यस, कंपेयर किया, लेकिन आपको डायरेक्ट ऋतिक रोशन ही कर दिया, उसकी तरह नहीं दिख रहे हो, अब तुम डायरेक्ट ऋतिक रोशन ही हो। तो
उसमें क्या होता है कि बिना लाइक और एज का हमने कंपेयर कर दिया। यहाँ क्या किया था, यू आर शाइनिंग लाइक ए स्टार, आप स्टार स्टार की तरह शाइन कर रही हैं, स्टार की तरह शाइन कर रही हैं। यहाँ क्या है, आप स्टार ही हैं, फर्क समझ में आया? आप स्टार की तरह शाइन कर रही हैं, स्टार की तरह, और यहाँ आप शाइनिंग स्टार ही हैं। तो यहाँ हमने सीधा उसको शाइनिंग स्टार भी बना दिया, और यहाँ शाइनिंग स्टार के जैसा बताया कि आप शाइनिंग स्टार की जैसी हैं, और यहाँ आप शाइनिंग स्टार ही हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है मेटाफर। ये आ गया मेटाफर, ठीक है ना? इसीलिए इसको कहा जाता है कि मेटाफर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली। इसीलिए क्योंकि यहाँ लाइक और एज का यूज नहीं होता, हम कंपेयर करते हैं, लेकिन डायरेक्ट कंपेयर सीधे हम उसको वही चीज बना देते हैं जो कहना चाहते हैं, ठीक है ना? चलिए इस पर एक एग्जांपल और करते हैं, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ते चलेंगे। He fought bravely, हमने क्या लिखा, he fought bravely, मतलब वो बहादुरी से लड़ा, ठीक है ना? चलिए सेकंड में क्या लिखा, he was fighting like a lion, ठीक है? he was a lion in the fight। अब आप फिर से इस तीनों सेंटेंस को देखिए। हमने एक सेंटेंस का ही फॉट ब्रेवली, मतलब वो बहादुरी से लड़ा, दैट्स इट, ओके। ही वाज फाइटिंग लाइक ए लायन, हम पहले ही बता चुके हैं कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं किसी सेंटेंस को उसके मीनिंग को एम्फसाइज करने के लिए। अगर हम ये कहें कि वह बहादुरी से लड़ा, बहादुरी से लड़ा, ओके, लेकिन यहाँ कहा कि उसने शेर की तरह लड़ा, तो सुनने वाले को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा ना कि हाँ मतलब बहुत बहादुरी से लड़ा होगा एक्चुअली सच में, ठीक है? फाइटिंग लाइक ए लायन। सेकंड लिख दिया, थर्ड लाइन में कि ही वाज ए लायन इन द फाइट, हमने यहाँ ये नहीं कहा, सेकंड लाइन देखिए गौर से कि ये कहा कि उसने फाइट में शेर की तरह लड़ा, शेर की तरह लड़ा, कंपेयर किया ना ही को लायन से कि शेर की तरह लड़ा उसने, ठीक है? लेकिन थर्ड में क्या कहा, ये नहीं कहा थर्ड में कि शेर की तरह लड़ा, थर्ड में डायरेक्ट ये कह दिया कि वो लड़ाई में शेर ही था। तो हम लाइक और एज का यूज किया, यहाँ नहीं किया। लाइक और एज का यूज कहाँ किया यार, ये देखो, ही वाज फाइटिंग लाइक ए लायन, ये देखो यहाँ, ठीक है ना? तो ये सेक्शन कहाँ चला गया, ये लाइन है, इसमें सिंगली यूज हुआ, ठीक है ना? अब यहाँ हमने कंपेयर तो किया, ही को डायरेक्ट लायन से कंपेयर ही नहीं किया, डायरेक्ट लायन ही बना दिया कि वो लड़ाई में शेर ही था, शेर की तरह लड़ा नहीं, शेर ही था वो लड़ाई में। तो ये डायरेक्ट हमने लिख दिया इसको बिना लाइक और एज के, तो ये कहाँ चला गया, ये मेटाफर में चला गया, ठीक है? आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है? चलिए सिमिली और मेटाफर आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड जो है वो है पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ये हमारे पास थर्ड है, थर्ड है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है, आप नाम में देखिए, पर्सन, पर्सन लिखा, ओके। पर्सोनिफिकेशन को पहले समझिए कि एक्चुअली ये है क्या। पर्सोनिफिकेशन में ना किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को, किसी भी लिविंग बॉडी के क्वालिटी को हम नॉन लिविंग थिंग में डालते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी लिविंग बॉडी के क्वालिटी को, किसके क्वालिटी को, लिविंग बॉडी के क्वालिटी को हम नॉन लिविंग में डालते हैं, ठीक है ना? उसको हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं। क्यों डालेंगे? किसी भी लिविंग बॉडी के क्वालिटी को नॉन लिविंग बॉडी में क्यों डालेंगे? उसमें जान लाने के लिए। जैसे जैसे हम आपसे ये कहें, the flood swallowed the whole city, हम
हमने आपसे ये कहा द फ्लड स्वैलोड द होल सिटी। स्वैलोड में होता है निगलना, ठीक है, जब हम कुछ खाते हैं तो स्वैलो करते हैं, निगलते हैं। एक बात बताइए, ये फ्लड ये क्या है, लिविंग बॉडी है क्या? फ्लड लिविंग बॉडी है? नहीं है ना, ओके, नॉन लिविंग बॉडी है, नॉन लिविंग बॉडी है, ठीक। स्वैलोड में होता है निगलना। अब एक बात बताइए, निगलने का काम कोई लिविंग बॉडी करेगा या नॉन लिविंग बॉडी? निगलने का काम कोई लिविंग बॉडी करेगा या फिर नॉन लिविंग बॉडी करेगा? जाहिर सी बात है, डेफिनेटली निगलने का काम कोई लिविंग बॉडी ही करेगा। तो ये बाढ़ कैसे निकल सकता है? ये तो नॉन लिविंग है। समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बाढ़ जो है द फ्लड, ये निगल कैसे सकता है? क्योंकि ये नॉन लिविंग बॉडी है, और स्वैलो निगलने का क्वालिटी तो सिर्फ लिविंग बॉडी में होता है ना। लेकिन हमने क्या डाला, द फ्लड स्वैलोड द होल सिटी। फ्लड जो था वो उसने पूरे शहर को निगल लिया। निगल लिया मीन्स निगल नहीं लिया, पूरे शहर को कैप्चर कर लिया, इसका मीनिंग ये हुआ। तो हमने साथ में यूज किया ना, ये निगलने का क्वालिटी किसका है? लिविंग बॉडी का। और किसके साथ लगाया? नॉन लिविंग बॉडी का। मीन्स हमने लिविंग बॉडी के क्वालिटी को नॉन लिविंग में डाला ना। तो ये किस में चला गया? ये सेक्शन आ गया हमारे पर्सोनिफिकेशन में, ठीक है, ओके। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। द ओके, हम पढ़ रहे थे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हमने ये बताया था कि किसी भी लिविंग बॉडी के क्वालिटी को हम नॉन लिविंग बॉडी में डालते हैं, ठीक है ना। किसी भी लिविंग बॉडी की क्वालिटी को नॉन लिविंग बॉडी में डालते हैं। इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल भी कर रहे थे। चलिए सेकंड एग्जांपल हम देखिए, द स्टार्स वाज प्लेइंग हाइड देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, द स्टार्स वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ क्लाउड्स। मीन्स जो चांद जो सितारा है ना, वो बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहा था, हाइड एंड सीक खेल रहा था। अब एक बात बताइए, ये खेलना हाइड एंड सीक, ये प्लेइंग किसका क्वालिटी है? खेलना कोई भी, ये लिविंग बॉडी का क्वालिटी है या नॉन लिविंग बॉडी का क्वालिटी है? जाहिर सी बात है ये लिविंग बॉडी का क्वालिटी है ना खेलना। कोई भी नॉन लिविंग बॉडी कैसे खेल सकता है? ये दिस इज नॉन लिविंग बॉडी, हाउ कैन इट प्ले? ये कैसे खेल सकता है? हम लिविंग बॉडी है तो हम खेल सकते हैं, है ना। तो ये प्लेइंग है आपका लिविंग बॉडी, लेकिन हमने इसको क्या कहा, किसके साथ खेल रहा है? स्टार्स। ये स्टार्स किसके साथ खेल रहा है? हाइड एंड सीक विथ क्लाउड्स। मीन्स स्टार्स क्लाउड्स के साथ खेल रहा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? स्टार्स क्लाउड्स के साथ खेलेगा कभी? जबकि खेलना तो लिविंग बॉडी का क्वालिटी है ना, ये तो नॉन लिविंग बॉडी है, तो फिर कैसे खेल सकता है? इट मीन्स कहना हमारा ये चाह रहे थे कि जो स्टार्स है ना, वो बादल में छिप रहा है, कभी ये बाहर आ रहा है, छिप रहा है, बाहर आ रहा है। तो हमने इसको लैंग्वेज में ये कह दिया ताकि सुनने में अच्छा लगे। हमने पहले ही कहा था कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी ब्यूटीफुल। हमने कहा था फिगर ऑफ स्पीच का ही यूज करते हैं ताकि लैंग्वेज को खूबसूरत बनाया जा सके, सुनने वाले को ज़्यादा अच्छा लगे, है कि नहीं। कभी कभी हमने देखा होगा कि सामने वाले का मूड अगर ऑफ भी है ना, तो अपने लैंग्वेज से उसका मूड को अच्छा कर देते हैं, है ना। हमने क्या कहा, द स्टार्स वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ क्लाउड्स। जबकि हम लोग को ये भी पता है कि स्टार्स और क्लाउड्स दोनों नॉन लिविंग बॉडी है, लेकिन क्वालिटी किसका डाले? लिविंग बॉडी का, प्लेइंग, है कि नहीं। तो यहाँ क्या यूज होगा? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। इट इज यूज्ड फॉर द क्वालिटी
living body, it is used to put the quality of a living body into non-living body. हमने ये क्या लिखा? It is used to put the quality of a living body into non-living body. Means living body के quality को non-living body में डालना, उसको हम कहते हैं personification. हमने पहले ही बताया है कि इसको क्वालिटी को क्यों डालेंगे, किसी भी लिविंग बॉडी की क्वालिटी को नॉन लिविंग बॉडी में हम लोग क्यों डालेंगे, क्योंकि उसमें जान लाया जा सके, है कि नहीं, उसको सुनने में थोड़ा सा खूबसूरत लगे, है कि नहीं। टू मेक इट अलाइव, उसको जिंदा करने के लिए, उसमें जान लाने के लिए, है कि नहीं। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं पर्सोनिफिकेशन पे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हमने लिखा क्या, हमने लिखा यहाँ पे द होल टाउन वॉज स्लीपिंग। अब एक बात बताइए, हमने क्या लिखा, पूरा टाउन, टाउन से छोटा सा इलाका, शहर, पूरा शहर सो रहा था। अब एक बात बताइएगा, ये स्लीपिंग किसका क्वालिटी है, लिविंग बॉडी या नॉन लिविंग बॉडी का? स्लीपिंग सोना, क्या कोई नॉन लिविंग बॉडी ये स्केच सो सकता है क्या? नहीं सो सकता ना। सोने का क्वालिटी हमेशा लिविंग बॉडी करेगा ना, तो ये लिविंग बॉडी का क्वालिटी हुआ। ये टाउन इज शहर का लिविंग बॉडी है या नॉन लिविंग बॉडी है? नॉन लिविंग बॉडी, ये है नॉन लिविंग, अली है लिविंग। लेकिन लिविंग बॉडी का क्वालिटी को हमने नॉन लिविंग बॉडी में डाल दिया कि सारा शहर सो रहा था। हमने ऐसा कहा ना कि सारा शहर सो रहा था, जबकि सोने का क्वालिटी लिविंग बॉडी का है, नॉन लिविंग का बॉडी का क्वालिटी नहीं है सोना। फिर भी हमने सोने की क्वालिटी को नॉन लिविंग में डाल दिया। तो ये कहाँ किस सेक्शन में चला आया, पर्सोनिफिकेशन, इसी को करते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से रिकैप्चर कर लीजिए, पर्सोनिफिकेशन मींस किसी भी लिविंग बॉडी की क्वालिटी को नॉन लिविंग बॉडी में डालना, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या पढ़े, यूफेमिज्म। चलिए यूफेमिज्म क्या होता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको सामने वाले को कुछ कहना होता है, लेकिन डर भी है कि सामने वाले को शायद बुरा लग जाए, है ना। बहुत कुछ कहने का होता है, लेकिन डर होता है मन में ये कि सामने वाले को शायद बुरा लग जाए। तो आप क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से अपने बात को सीधा नहीं कहते, उसको थोड़ा सा घुमा कर कहते हैं, ताकि अपने बात भी कह दिया और उसको बुरा भी नहीं लगे। एज फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम दिया स्कूल में, और वो एग्जाम में देने के बाद रिजल्ट देखने गया, रिजल्ट देखकर घर आया। अब उसके फादर ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा आज रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? तो उसने फादर से ये कहा, I could not do it, या I could not make it। उसने अपने फादर से ये कहा, I could not do it या I could not make it। उसने अपने फादर से ये कहा, ठीक है। उसने अपने पापा से ये कहा कि हम कर नहीं पाए, तो घर पे तो जूता तो पड़ा होगा ना उसको, ठीक। लेकिन अगर वही बच्चा अपने पेरेंट्स से ये कह देता कि पापा हम फेल हो गए, तो शायद 4 जूता एक्स्ट्रा पड़ जाता। क्यों? क्योंकि एक आप खुद सुनिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि आप कर नहीं पाए तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि आप फेल हो गए तो आपको और ज़्यादा बुरा लगता है ना। अगर उसने ये कहा था
आई एम फेलिंग। देखिए could not do it, could not make it, fail, ये सारा वर्ड है ना, इसका मतलब एक ही हुआ कि हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, हम एग्जाम पास नहीं हो पाए। लेकिन क्यों कहा इसको फेल की जगह पे हमने इस इस वर्ड को क्यों कहा, ताकि सुनने वाले पे थोड़ा ज्यादा बुरा ना लगे, है ना। हमने पहले ही कहा था कि इफेमिज्म का यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ऐसा बात कहना है जिससे, एक बात बताइए, एक बात तो बताइए, इसकी जगह पे ये क्यों कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि ये सुनकर सामने वाले को बुरा लग जाएगा, है ना। बुरा किस बात पे लगता है, कुछ ऐसा बात जो कि उसके लिए अच्छा ना हो, तभी मेरे लिए अगर कुछ अच्छी बात होगा तो वो बुरा थोड़ी लगेगा, बुरा लगने वाला बात ही बुरा लगेगा ना। तो कुछ ऐसा बात जो उसको बुरा लग जाएगा, उसका डर हो, लेकिन अपनी बात को कहना भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बात को सीधा नहीं करते हैं, सीधा नहीं करते कि आई एम फेल, मैं फेल हो गया, ये नहीं करते, बात को घुमा कर कहते हैं कि आई कुड नॉट डू इट, हम कर नहीं पाए। बात वही है कि हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, फेल हो गए, लेकिन सीधा नहीं कहा, थोड़ा सा घुमा कर कहा, है कि नहीं। ओके, इसी चीज को, अपनी बात को सीधा ना कहना, उसको थोड़ा सा टर्मिनेट करके कहना, ठीक है ना, घुमा कर कहने को हम क्या कहते हैं, इफेमिज्म, ठीक है ना। इफेमिज्म का यूज क्यों करते हैं, ताकि अपनी बात भी कह दिया और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, थोड़ा सा घुमा कर कहा, ठीक है। इसको डिफिनेशन देखिए, इसको हम डिफिनेशन लगा कर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, सॉरी 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 सॉरी, हमने आपसे ये कहा था कि कोई अनप्लीजेंट थिंग, कोई अनप्लीजेंट थिंग को अच्छे से करना, इट इज ए वे ऑफ टेलिंग ए unpleasant thing in a pleasant way, या मैनर। देखिए हमने यहाँ क्या कहा, इट इज अ वे ऑफ टेलिंग अनप्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट थिंग इन ए प्लीजेंट वे। अनप्लीजेंट थिंग मीन्स कुछ ऐसा बात जो आपको बुरा लग जाए, ठीक है ना। प्लेजेंट मीन्स आपको बुरा ना लगे, अच्छा लगे। तो अनप्लीजेंट थिंग को प्लेजेंट के तरीके से कहना, उसको क्या कहते हैं, इफेमिज्म, ठीक है ना। ये वही बात है ना, अनप्लीजेंट थिंग जो सुनकर आपको बुरा लग सकता है, तो उसको हमने क्या कहा, अनप्लीजेंट थिंग को हमने प्लेजेंट तरीके से कहा ताकि आपको बुरा भी ना लगे, ठीक है। कंटिन्यू। यस, ये डिफिनेशन हो गया आप सभी का। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं इसके। हमने आपसे ये कहा, हिज फादर हमने आपसे ये कहा, हिज फादर इज डाइड, क्या हिज फादर डाइड, उसके फादर नहीं है, हिज फादर डाइड। सेकंड में ये कहा, सेकंड में आपसे ये कहा, हिज फादर पास्ड अवे। अब एक बात बताइए, डाइड और ये पास्ड अवे, ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या। अगर किसी को ये कहे कि तुम्हारे फादर मर गए तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन अगर ये कहे कि योर फादर पास्ड अवे, सुनने में थोड़ा सा बुरा तो लगेगा ही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगेगा, ये कुछ ज्यादा खतरनाक है, ये कुछ कम खतरनाक है कि नहीं। तो डायरेक्ट ना कहकर हमने इस बात को घुमा कर कहा, ठीक है। इसके जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे हम देखिए, ही इज, हमने ये कहा ही इज अनएम्प्लॉयड, वह बेरोजगार है। अगर तुम किसी को ये कहते हो कि तुम बेरोजगार हो,
तो उसको शायद बोला लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये है ही इज इन बिटवीन जॉब्स, इन बिटवीन जॉब्स और अनएम्प्लॉयड, दोनों का मतलब वही है कि ही इज, हम कहना अल्टीमेटली यही चाह रहे हैं कि ही इज अल्टीमेटली जॉबलेस, इसके पास जॉब नहीं है। लेकिन अगर हम उस लड़के को ये कहते हैं यू आर अनएम्प्लॉयड या ही इज अनएम्प्लॉयड, तो उसको बोला लग जाएगा कि वह बेरोजगार है। ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है ना, इसलिए हमने इस बात को थोड़ा घुमा कर कहा ही इज इन बिटवीन जॉब्स, जॉब लेने का या नहीं लगा बीच में है, कुछ इस तरह से बात को घुमाकर हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा, कहने का मतलब वही है कि जॉब इसके पास नहीं है, ही इज जॉबलेस। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक था, ये थोड़ा प्लीजेंट मैनर है, तो खतरनाक वर्ड को हमने थोड़ा सा प्लीजेंट वे में कहा, कहने का मतलब वही है लेकिन थोड़ा सा टर्मिनेट करके कहा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इफेमिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी को ये नोट हो गया होगा तो हम लोग चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने 4 फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ा है ना, 4 फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ लिया। आप सभी को पहले बताया जा चुका है कि आप सभी वीडियो को पॉज करके उसका जो भी नोट्स बनाना हो आप नोट्स बनाइए, क्योंकि फ्यूचर में जब हम एग्जाम में बैठेंगे ना तो वहाँ काम देगा, ठीक है। हमारे पास 5th है ऑक्सीमोरोन, क्या लिखा, ऑक्सीमोरोन। अब ये ऑक्सीमोरोन है क्या एक्चुअली, तो ऑक्सीमोरोन एक वैसा सिनेरियो होता है ना कि जब दो वर्ड को हम साथ में लिखते हैं, दो वर्ड को साथ में लिखते हैं लेकिन उसका मीनिंग एकदम डिफरेंट होता है। डिफरेंट मींस अलग है, उल्टा, अगर ये ऊपर है तो वो नीचे है। जैसे आप एग्जांपल में समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑक्सीमोरोन का डेफिनेशन लिख दीजिए, ए स्पीच in which we write 2 words together but meaning is ठीक है, या फिर डिफरेंट का अपोजिट कर सकते हैं ज्यादा अच्छा। देखिए ए स्पीच इन विच वी राइट 2 वर्ड्स, दो वर्ड को साथ में लिखना, ठीक है, बट टुगेदर साथ में लिखना, बट देयर मीनिंग्स इज अपोजिट, उसका मीनिंग अपोजिट होता है, ठीक है। दो वर्ड जब साथ में लिखते हैं और दोनों का मीनिंग अपोजिट होता है, समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो वेल। जब एग्जांपल करेंगे ना इस पे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आप ये इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। आप कुछ एग्जांपल करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो फटाक से। A speech in which we write 2 words together but their meaning is opposite. एग्जांपल जैसे देखिए, she is pretty ugly, हमने क्या लिखा, she is pretty ugly। अब एक बात बताओ, pretty एक वर्ड है ना और ugly एक वर्ड है, pretty का मींस क्या होगा, pretty का मतलब होता है अट्रैक्टिव, सुंदर, खूबसूरत, इस सेंस में, है ना, मतलब ये है पॉजिटिव, और ugly मींस होता है बदसूरत, ये नेगेटिव। हमने पहले क्या कहा था कि मीनिंग तो चेंज होगा ही लेकिन एकदम अलग होगा, ये पॉजिटिव तो ये सीधा नेगेटिव, ठीक है। शी इज प्रीटी अगली, यहाँ प्रीटी का मतलब होता है खूबसूरती, पॉजिटिव सेंस है ये, लेकिन यहाँ अगली का सेंस नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो ये हम प्रीटी और अगली को साथ में यूज कर दिए लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है, ये एक दूसरे से अपोजिट है, इसीलिए इस पूरे सिनेरियो को क्या कहेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा ये क्वेश्चन पता है कहाँ से है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शी इज प्रीटी अगली, ये 12th बोर्ड का क्वेश्चन है, शी इज प्रीटी अगली। इसमें पूछा था आपसे कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ, जैसे हम पहले ही क्लास में सॉरी स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं
कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह से क्वेश्चन को देखते हैं। डायरेक्ट में साथ सीधा ये पूछ लेगा कि व्हाट इज ऑक्सीमोरन विद एग्जांपल, इज इट? सेकंड में क्या करेगा कि आपसे कोई स्टेटमेंट दे देगा, जैसे ये सी इज प्रीटी अगली, और आपसे पूछेगा कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है, तो आप कहेंगे कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ ऑक्सीमोरन। क्यों? क्योंकि इसमें दो वर्ड यूज हुआ है, प्रीटी और अगली, जिसका मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा है? ठीक है। बहुत सारे और भी हैं, जैसे कुछ और है, जैसे नेचुरल एक्टिंग, ये नेचुरल एक्टिंग। अब आप एक बात बताइए, नेचुरल का मीन्स क्या होता है? नेचुरल मीन्स होता है कि जिसमें कुछ भी मिलावट किया हुआ नहीं हो, डॉक्टर्ड नहीं हो, डॉक्टर्ड नहीं हो, कुछ भी ऊपर से मिलाया हुआ डाला हुआ नहीं है, एकदम ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, नेचुरल। और एक्टिंग मीन्स होता है कॉपी। जैसे कोई मेरा कोई अगर मिमिक्री करेगा, कोई अगर मेरा चलो हितेश सर का मिमिक्री कर रहा है, तो लड़का मेरा कॉपी कर रहा है ना, तो ये है, इसका मतलब मीनिंग निकल गया कॉपी, इसका मतलब हो गया कॉपी। लेकिन यहाँ नेचुरल मतलब हो गया ओरिजिनल। तो ये देखो, इसका ये है कॉपी, ये है ओरिजिनल। मीनिंग तो बिल्कुल ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। ये दोनों का मीनिंग बिल्कुल है ना, अपसाइड डाउन, ये दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए दोनों अगर एक साथ यूज हुआ है तो ये हमारा किस सेक्शन में चला जाएगा? ऑक्सीमोरन में। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हमारा है एक एग्जांपल और लेते हैं, ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल मीन्स होता है बिना कोई मिलावट किया हुआ, इजंट इट? और कॉपी मीन्स होता है किसी का कॉपी किया हुआ, है कि जेरोक्स, जो आप कह सकते हैं। ओरिजिनल मीन्स बिना कोई मिलावट का, और कॉपी मीन्स होता है किसी का कॉपी किया हुआ, जेरोक्स। ये दोनों का मीनिंग तो बिल्कुल डिफरेंट है ना, लेकिन साथ में यूज हो गया ना, इसलिए किधर चला गया? ऑक्सीमोरन में। समझ आ गया? आपने अभी तक 5 फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ा, इजंट इट? सिमिली, मेटाफर, उसके बाद आपने पढ़ा था पढ़ा ऑक्सीमोरन, उसका आपने 2 और पढ़ा, पर्सोनिफिकेशन और यूफेमिज्म। ठीक है, तो ये 5 आपने पढ़ लिया अभी तक। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट्स बनाकर इसको रखिए, रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड लक।